आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से वहां के मूसा बावली इलाके में एक पुरानी इमारत की दीवार दूसरे घरों पर गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की खबर है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इमारत का हिस्सा गिरने की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। हादसे की खबर पाकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी घटनास्थल पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। 2 घरा में जुमला एक 8 जने का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हम लोग यहाँ पे आए, इमीडिएटली फ़ौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिलके सब जो कुछ भी मरूम है वो लोगों को और मार लगे सुनों को सबको भी OIC हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें। और उसमें एक 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है हैदराबाद में। दरअसल बारिश वहां पर काफी ज्यादा हो रही थी, ऐसे में जो पुरानी इमारत थी वो कुछ घरों में गिर गई। 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि लगातार बारिश से हैदराबाद में हाल बेहाल है। सड़कों पर पानी भर चुका है और यहाँ पर लोग घरों के बाहर भी निकले हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है जो गिरी दूसरे घरों पर, और जिन 8 लोगों की मौत हुई है उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए उन्हें पैदल ही थाने लेकर गई। इन दोनों पर एक ऑटो चलाने वाले शख्स की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। मामूली सड़क हादसे के बाद इतनी बेरहमी से पिटाई की देखने वालों की रूह कांप उठे। बालों से खींचता हुआ एक लड़का पहले उसे सड़क के बीच में लेकर आया। पिटाई से बेहाल ऑटो ड्राइवर अजीत बेहोश दिख रहा था, लेकिन उसे जानवरों की तरह लोहे की प्लेटों पर पटक दिया गया। अगले ही पल वो लड़का लोहे की एक भारी भरकम प्लेट उठाकर उस पर मारने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पहले आरोपियों ने रोकने वालों को धमकाकर भगाया और फिर जोर से लोहे की प्लेट से उसे मारा। गुस्सा शांत नहीं हुआ और अजीत पर थप्पड़ों की बरसात भी होती रही। आरोपी उसे बाल से पकड़कर सड़क पर घसीटता रहा। फिर उसने अपने एक साथी की बाइक की पिछली सीट पर ऑटो ड्राइवर को अधमरी हालत में पटक दिया। अजीत के पांव सड़क पर घिसट रहे थे, लेकिन बेपरवाह आरोपियों ने उसे इसी हालत में सड़क पर घुमाया। जिस बाइक पर आरोपी आए थे उस बाइक की नंबर प्लेट भी बिल्कुल साफ थी, यानी उस पर कोई नंबर नहीं था। मारपीट करने वालों का एक और दोस्त भी वीडियो में दिखा, जो लाल रंग की गाड़ी में घटना वाली जगह पर पहुंचा था। उसने भी बेबस ऑटो ड्राइवर पर बेरहमी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी लात घूंसों की बरसात कर दी और लोगों से उसका ऑटो जलाने को कहने लगा। ये गाड़ी जला दो इसकी। सड़क पर लोगों की काफी भीड़ थी, लेकिन इन लड़कों को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। कई लोगों ने मोबाइल से घटना के वीडियो बनाए जो इंटरनेट पर वायरल हो गए। हालांकि जिस सड़क हादसे के बाद ये मारपीट शुरू हुई उसमें मारपीट करने वाले लड़के शामिल नहीं थे। ऑटो की टक्कर एक दोपहिया से हुई थी जिसे एक लड़की चला रही थी, लेकिन टक्कर लगने के फौरन बाद ये लड़के मौके पर आ गए और इन्होंने ऑटो ड्राइवर को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पुलिस भी हरकत में तभी आई जब घटना के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए। पुलिस वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और उसका बयान दर्ज किया। 2 मिनट नहीं लगा, लोग आए, बड़ा कार से आए, कोई बाइक से आए, सब मारने लगे मेरे को। ये भी नहीं पूछे कि क्या दिक्कत था, कैसे हो गया, कुछ नहीं। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और वीडियो की तफ्तीश शुरू होते ही मारपीट करने वाले लड़कों की पहचान भी हो गई। ये जो दोनों हैं, इन पे ऑलरेडी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। 13-14 प्रकरण इन पर पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने बिना देर किए दोनों आरोपियों को ढूंढा और गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले एक कमजोर और लाचार को पीट कर डॉन बने दिख रहे दोनों आरोपी कानून के सामने बिल्कुल बेबस दिखे। पुलिस वाले दोनों बदमाशों को नंगे पांव ही थाने तक लेकर गए। सड़क पर जमा भीड़ तमाशा देखती रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी ये कहने में देर नहीं लगाई कि राज्य में कानून का राज है। 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी, न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लड़कों को आरोपी बनाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 अभी फरार हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक मकान में हुए जोरदार धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि धमाका मकान में रखे एक सिलेंडर में हुआ, जिसकी चपेट में घर के अलावा आसपास के भी कई लोग आ गए। धमाका होते ही हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने तुरंत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। थोड़ी देर में वहां राहत बचाव दल की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद घायल लोगों को फटाफट अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। जिस घर में ये धमाका हुआ वो खंडर में तब्दील हो चुका है।
धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में बगल के कई मकान भी आ गए, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग, जो पुराना पश्तैनी मकान था, वो धराशायी हो गया। हादसे के बाद जब इलाके की कांग्रेस के एक नेता लोगों का हाल जानने पहुंचे तो वो वहां मौजूद लोगों के गुस्से का शिकार हो बैठे। इलाके के कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस कांग्रेस नेता के कपड़े तक फाड़ दिए। अमेरिका के लुइसियाना में आए एक ताकतवर तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लाख घर अंधेरे में डूब गए। डेल्टा नाम का ये तूफान इसी रविवार को लुइसियाना और टेक्सास और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों से टकराया था, लेकिन इसने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना में मचाई। करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़े, तमाम इमारतें बर्बाद हो गईं, कईयों के तो परखचे उड़ गए। मकानों के ऊपर पेड़ गिरने से भी भारी नुकसान हुआ। हवाएं इतनी तेज थीं कि उनकी चपेट में आकर एक भारी भरकम ट्रक तक पलट गया। सामने आए एक वीडियो में एक बड़ा कंटेनर किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ता दिखाई दिया। कई सड़कें बर्बाद हो गईं, जगह जगह समंदर का पानी भर गया। कई लोग मशीनों की मदद से रेत हटाते नजर आए। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बिजली की सप्लाई को हुआ। बताया गया कि तूफान की वजह से इलाके के 3.5 लाख से भी ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उफनते नाले में कुछ लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। बताया गया कि एक ही परिवार के 4 मेंबर नाले को पार कर रहे थे, तभी उनकी कार पानी के तेज बहाव में बह गई और इस हादसे में वो एक सदस्य को खो बैठे। लेकिन जो लोग बच गए उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इलाके के लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने एक एक कर उनका रेस्क्यू शुरू किया। इस बीच पानी के बीचों बीच 2 लोग एक पेड़ के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए, जिन्हें एक रस्सी की मदद से नाले के छोर तक लाने की कोशिश की गई। जबकि कुछ लोग नाले में बह रही एक महिला को बाहर निकालने के लिए पानी में उतरे, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर तक लाया गया। बाद में बाकी 2 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज हाथरस केस में सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। आज हाथरस केस में सीबीआई जांच का दूसरा दिन है। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़ित के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई पीड़ित के भाई को उसके घर से लेकर अपने कैंप ऑफिस गई थी, जहां उससे देर रात तक पूछताछ होती रही। बताया गया कि सीबीआई ने पीड़ित के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने इस केस की सच्चाई पता लगाने के लिए पीड़ित के परिवार के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। हरियाणा और पंजाब में किसानों ने पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 की टीमें पंजाब और हरियाणा के खेतों में पहुंची, जहां किसानों ने धड़ल्ले से कैमरे के सामने ही पराली को आग लगा दी और सरकार को सीधी चुनौती दी। पंजाब के संगरूर में किसानों को सरकार का कोई डर नहीं। देखते ही देखते किसानों ने कैमरे के सामने ही पूरे खेत में आग लगा दी। पराली जलते ही धुआं आसमान में फैल गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के संगरूर जिले में। एक गांव के खेत की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो किसान हैं वो अपनी पराली यहां पर जला रहे हैं। पराली को आग लगाने वाले किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने वादे तो किए, लेकिन किसानों को सब्सिडी का 1 रुपया भी नहीं मिला। पिछले साल भी बोला था, अब नहीं कोई दिया। अगर सरकार सब्सिडी देगी तो हम अपने आप ही वो करेंगे, जलाना बंद कर देंगे। ऐसा ही हाल हरियाणा का भी है। हरियाणा के करनाल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं है। करनाल जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आपको देखकर काफी हैरानी होगी कि दोपहर का वक्त है और खेतों में पराली को किस तरीके से जलाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में पराली जलाने पर रोक है, जिसके लिए किसानों पर जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है। लेकिन किसान न सिर्फ पराली जला रहे हैं, बल्कि साफ कह रहे हैं कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जबकि पराली जलने की वजह से दिल्ली के लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा है और दिल्ली की सुबह धुएं वाले कोहरे के साथ होने लगी है। सुबह की सैर के लिए निकलने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत शुरू हो चुकी है। यही चिंता दिल्ली सरकार को भी सताने लगी है। चिंता ये हो रही है कि अब आसपास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट के बनाए एक बायो डिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के कुछ खेतों में किया है। ये ऐसा केमिकल है जिसके छिड़काव के बाद पराली को न जलाने की जरूरत पड़ती है और न ही हटाने की। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700-750 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी जमीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में जमीन इनकी तैयार हो जाएगी। नगर निगम ने भी दिल्ली में एंटी स्मॉग गन का छिड़काव शुरू कर दिया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ऐसी 10 एंटी स्मॉग गन को काम पर लगा दिया है।
खास तौर पर इन्हें उन जगहों पर लगाया गया जहां निर्माण का काम चल रहा है। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास ही लगाए गए हैं ताकि इस तरीके से एंटी स्मॉगिंग के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाले पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से कुछ लोग पानी के बहाव में फंस गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक सड़क पर फंसे हुए इन लोगों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके लिए कुछ लोग रस्सी लेकर उफनती लहरों में उतरते दिखे। इन लोगों के लिए तेज बहाव और घुटनों तक के पानी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह वो पार पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद ये लोग दूसरे छोर पर फंसी एक महिला को इसी रस्सी के सहारे लेकर लौटने लगे, लेकिन बीच में बहाव तेज होने की वजह से महिला लड़खड़ा गई और लहरों के बीच डगमगाने लगी। इस बीच महिला के साथ चल रहे लोगों ने उसे संभाला और सुरक्षित किनारे तक पहुँचाया। उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में पतझड़ के मौसम में ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि लोगों को सर्दी का ट्रेलर देखने को मिल गया। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ वहां पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। और हाल ये हो गया कि चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो सड़कें नजर ही नहीं आई, उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, इतनी मोटी कि हाथ कलाई तक बर्फ में घुस जाएं। सामने आई एक तस्वीर में तो एक कार पूरी तरह बर्फ से ढकी दिखी। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए, हर चीज सफेद दिखाई देने लगी, पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। चीन के सबसे उत्तरी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के एक शहर में तो तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि वहां सालाना औसत तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कई सख्त आदेश दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के समय कोर्ट ने इस केस में 11 पेज का एक आदेश जारी किया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने हाथरस के डीएम से नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन बयानों पर भी नाराजगी जाहिर की जिसमें पीड़ित के साथ रेप नहीं होने की बात कही गई थी। हाथरस के निलंबित एसपी विक्रांत वीर सिंह को 2 नवंबर की सुनवाई में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है और सीबीआई को भी आदेश दिया गया है कि वो जांच को मीडिया के साथ साझा न करे। हाईकोर्ट सबसे ज्यादा नाराज रात में पीड़ित के अंतिम संस्कार किए जाने से है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि बिना परिवार की मंजूरी के शव क्यों जलाया गया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र सरकार की मांग को मानते हुए पश्चिम रेलवे ने 15 अक्टूबर से लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद 15 तारीख से पहले से चल रही ट्रेनों के अलावा 200 लोकल ट्रेनें ज्यादा चलाई जाएंगी। मुंबई में लोकल ट्रेनें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उनमें बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया। इनमें ज्यादातर ट्रेनें सुबह और शाम के वक्त चलाई जाएंगी, जब लोगों के दफ्तर जाने और घर लौटने की वजह से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो नदी बह रही हो। ऐसी एक सड़क को पार करते वक्त पुलिस की एक गाड़ी बीच में फंसी। इसके बाद पुलिस के जवानों ने काफी कोशिश की गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। टॉम क्रूज ने इटली की राजधानी रोम में अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। 7 साल की शुरुआत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इटली में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई और जब वो दोबारा शुरू हुई तो टॉम क्रूज पूरी फॉर्म में नजर आए। जितना रोमांच मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों में होता है, उतना ही शूटिंग में भी दिखा। को स्टार हेली एटविल के साथ टॉम क्रूज एक के बाद एक खतरनाक स्टंट करते नजर आए। कभी उन्होंने रोम की संकरी गलियों में तेजी से कार दौड़ाई तो कभी स्पोर्ट्स बाइक भी चलाई। एक्शन सीन से पहले टॉम क्रूज थोड़े गंभीर भी नजर आए और डायरेक्टर की एक कमांड को गौर से सुनते दिखे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों और मीडिया का जमावड़ा लग गया तो उन्होंने कैमरों की तरफ देखकर हाथ भी हिलाया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रामलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रामलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी पर 3 नाबालिग बहनों पर तेजाब से हमला करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाएगा। ये जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता ने ट्वीट कर दी। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से वो नजरबंद हैं। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से भागी 17 बच्चों को पकड़ लिया गया। कश्मीर घाटी के युवाओं को
भड़काने के लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पिछले कुछ वक्त में कश्मीर के अंदर नए आतंकी संगठन उभरे हैं और वहां के युवाओं को बरगलाने के लिए वो सोशल मीडिया को जरिया बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि कुछ खास ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ऐप के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए जा रहे हैं ताकि घाटी के युवा उनके बहकावे में आ सके। हालांकि पिछले काफी वक्त से सुरक्षा बल के अभियानों की वजह से कश्मीर घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। अब सोशल मीडिया ही एक ऐसा औजार बचा है जिसके जरिए किसी भी तरीके से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जुगत में भिड़े हुए हैं। ईडी को हाथरस केस के बहाने यूपी में जाति हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई से जुड़े 4 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में पूछताछ की इजाजत देने के लिए कई दलीलें दी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि 4 आरोपियों अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम के बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेने की अनुमति दी जाए। ईडी ने दलील दी कि 4 मेंबर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय मेंबर हैं, जिन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि यूपी पुलिस ने 4 के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की थी। ईडी ने 2020 फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 4 से पूछताछ की इजाजत दे दी। सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी और उसकी टीम ने पीड़ित के गांव पहुंचकर घटना से जुड़ी जगहों का मुआयना किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई एक्शन में और अपनी जांच के पहले ही दिन वो उस जगह पहुंची जहां पीड़ित का रातों रात अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा बवाल इसी बात पर हुआ। जिस खेत में पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था वहां सीबीआई की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसके सदस्यों ने एक पैकेट में उस जगह से कुछ चीजें इकट्ठा की और उन्हें अपने साथ ले गए। सीबीआई के अधिकारी यहीं पर पहुंचे हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुआयना करने के बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं। सीएफएसएल की टीम उनके साथ निकल रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का भी मुआयना किया। वहां उसने करीब 3 घंटे बिताए और मौका वारदात की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान इस मामले में अहम गवाह और पीड़ित की मां को भी बुलाया गया, जो अस्पताल से सीधा वहां पहुंची। अब सीबीआई की टीम अब जांच करने के बाद बाहर निकल रही है। इस वक्त में 1:20 हुए हैं। देखते हैं किस तरह से पीड़िता की मां को लेकर सीबीआई की टीम अब खेत में जा रही है। सीबीआई ने अपने पहले दिन की जांच में वीडियोग्राफी भी करवाई और हाथरस केस से जुड़ी हर जगह को तस्वीरों में कैद किया। वहीं हाथरस केस से जुड़ी 2 अहम जगहों पर जांच के बाद सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उनसे घटना पर बात की। जिस समय सीबीआई के अधिकारी पीड़ित के घर में थे उस समय बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा नजर आई। पीड़ित के घर का दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। सीबीआई के अधिकारी करीब आधे घंटे तक घर में रहे और जब वो बाहर निकले तो पीड़ित का भाई उनके साथ था। इससे पहले क्राइम सीन पर भी वो उसे अपने साथ ले गए थे। घटना वाले दिन पीड़ित का भाई उस खेत पर था और इसीलिए सीबीआई उसे इस केस की अहम कड़ी मान रही। देख सकते हैं पीड़ित के भाई को सीबीआई की टीम क्या बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सीबीआई की टीम को लेकर निकल चुकी है पीड़ित के भाई को। यूपी के मथुरा में एक लड़की से हथियार के दम पर रेप की कोशिश की गई। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 4 से 5 लोग एक लड़की के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो एक कंपनी में काम करती है जो जमीन बेचने खरीदने के काम से जुड़ी है। लड़की ने बताया कि वो एक ग्राहक को जमीन दिखाने गई थी, लेकिन तभी 4 से 5 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और हथियार के दम पर इसके साथ रेप की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक शोर मचाने पर वहां आसपास मौजूद दूसरे लोग जब आए तो आरोपी भाग गए। फिलहाल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मैं अपने क्लाइंट को जिनका नाम श्री बबलू है उन्हें लेके गई थी प्लॉट दिखाने, तो वहाँ कुछ लोग पीछे से आए, 4 लोग थे, वो पीछे से आए और बदतमीजी करने लगे। मुझे हथियार दिखाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ दुराचार करने की कोशिश की। तब मैंने शोर शराबा किया तो वहाँ के अगल बगल के लोग आए और उन्हें देखकर वो लोग भाग गए। महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर खोलने की मांग करते हुए उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट और बार तो खोले जा चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने पूजा करने की जगहों को खोलने की इजाजत नहीं दी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। पुणे के तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के सामने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। चेहरे पर मास्क, गले में बीजेपी के झंडे वाला पटका और हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे।
एक कार्यकर्ता को रामलीला की पोशाक पहनाकर कुंभकर्ण बना दिया गया और सड़क पर सोते हुए दिखाया गया। फिर बाकी नेता और कार्यकर्ताओं से उद्धव सरकार बताकर नींद से जागने को कहते रहे। सड़क पर सोए कुंभकर्ण को कोई उद्धव ठाकरे, कोई महाअघाड़ी सरकार तो कोई संजय राउत कहकर जगाने लगा। संजय राउत उठा, संजय राउत। बीजेपी के नेताओं ने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो लोग खुद जाकर मंदिरों के ताले खोल देंगे। अगर आपने मंदिर मस्जिद नहीं खुलवाए तो जनता रास्ते पर उतरेगी और इससे बड़े आंदोलन करेंगी और खुद जाकर मंदिरों के ताले खुलवाएगी। ऐसे ही प्रदर्शन महाराष्ट्र के कई शहरों में हुए, जिनमें सबसे ज्यादा हंगामा मुंबई में हुआ। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। हालात संभालने के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि बीच सड़क पर बीजेपी के नेताओं ने सिद्धिविनायक की पूजा शुरू कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा की थाली भी सजा ली और गणपति की मूर्ति भी हाथों में पकड़ ली। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी कि वो खुद सिद्धिविनायक के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, इसलिए भारी पुलिस बल पहले से तैनात था। थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाने वाले हैं और सभी ने कायदे भंग करने वाले हैं और इसलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाके दर्शन लेने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक सामने मंच सजाया गया था। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। मंदिर खोलने को लेकर आज बीजेपी एक दिन का सांकेतिक उपवास कर रही है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही सड़क पर जमा भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी, पुलिस ने घेरा बनाकर उन्हें रोक लिया। हालात काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बीजेपी का विरोध केवल मुंबई और पुणे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के कई बड़े मंदिरों के बाहर कुछ इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए, जिसमें शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी शामिल है। मंदिर के सामने ही छोटा सा टेंट लगाया गया, जिसमें साईं बाबा की पूजा की गई। पूजा पाठ में साधु संत भी शामिल हुए। मुंबई के पास वसई के जीवदानी मंदिर के सामने भी सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए। जीवदानी मंदिर वसई का बड़ा मंदिर है, जिसमें ताला मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं लगा है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और घंटों तक नारेबाजी करते रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि शिवसेना ने इसे सीधा सीधा सियासी हंगामा करार दे दिया। शिवसेना ने बीजेपी को पहले उन राज्यों के मंदिर खोलने की नसीहत दी जहां बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश में मंदिर खुले कर दिए? क्या बिहार में मंदिर खुले कर दिए? क्या गुजरात में मंदिर खुले कर दिए? क्या मध्य प्रदेश में मंदिर खुले कर दिए? बताओ तो सही, जब वहां नहीं यहाँ क्यों? बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार नहीं झुकी तो उद्धव सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूजा स्थलों को खोलने की मांग की, लेकिन राज्यपाल की यह चिट्ठी शरद पवार को खटक गई, जिसके बाद पवार ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह कहा कि राज्यपाल को किसी भी मुद्दे पर अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल ने किया वो गलत है। राज्यपाल की चिट्ठी में हिंदुत्व और सेकुलर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर शरद पवार ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि वो राज्यपाल के इन शब्दों के इस्तेमाल करने पर दुखी हैं। बक्सर में महिला से दरिंदगी और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस केस में पीड़ित ने गैंगरेप किए जाने का बयान दिया था, लेकिन शनिवार को हुई घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। शनिवार को पीड़ित महिला और उसका बच्चा बंधी हुई हालत में एक नदी में मिले थे। बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी थी। महिला के परिवार वालों ने भी गैंगरेप की बात कही थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बक्सर पहुंचे और महिला से दरिंदगी के मामले में डीजीपी और एसपी से बातचीत की। अधिकारियों से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि महिला और उसके बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में चुनाव का शोर है और बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने इलाके में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, लेकिन बक्सर की चर्चा एक रेप कांड को लेकर भी हो गई है। उस पर भी बात करेंगे और राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बात बक्सर के उस घटना की जिसकी चर्चा हो रही है, क्या अब तक हुआ है? 3 दिन में कोई रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। मेडिकल रिपोर्ट की बात करें या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो क्या हो रहा है? आपकी किसी अधिकारी से बातचीत? मुझे लग रहा है कि कल
मैं देवघर में एम्स देवघर की बैठक ले रहा था, उसके डायरेक्शन में गया था। वहीं मुझे इस घटना की जानकारी हुई और तुरंत मैंने बातचीत करके और यहाँ के एसपी से, डीजीपी बिहार से बातचीत किया रास्ते में ही, और मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी सूचना मुझे जाए कि कौन लोग, ये घटना बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक भी है कि एक बच्चा, छोटा सा बालक, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और साथ साथ जो गैंगरेप की बात आई है उस पर पूरी प्रशासन जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमें सूचना भी आज भी एसपी के माध्यम से हमें सूचना दी गई थी। यूरोप के देश बेल्जियम में एक नदी के किनारे प्लास्टिक के कचरे से निजात दिलाने के लिए इंजीनियरों ने एक विशाल वैक्यूम क्लीनर बना डाला। ये बड़ा वैक्यूम क्लीनर छोटे से छोटा प्लास्टिक का कूड़ा आसानी से बीन सकता है। और वहां के एंटवर्प शहर से सामने आई तस्वीरों में वो अनोखा वैक्यूम क्लीनर मिट्टी में बिखरे प्लास्टिक के बारीक से बारीक टुकड़े बीनता नजर आया। उसने घंटों के इस झंझट भरे काम को मिनटों में ही निपटा दिया। अगर किसी सफाई कर्मचारी को हाथ से प्लास्टिक का वो कचरा साफ करना पड़ता तो दिन में तारे दिख जाते और तो और कई लोगों को कमर कसनी पड़ती। लेकिन वैक्यूम क्लीनर अकेला ही काफी दिखा। इतने बड़े वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए बाकायदा एक छोटी गाड़ी भी लगी नजर आई। खास बात यह कि कचरा बीनते वक्त वैक्यूम क्लीनर मिट्टी और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बताया गया कि नदी किनारे जमा हुआ बड़ा कचरा तो साफ हो जाता था, लेकिन मिट्टी में घुले मिले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमेशा सिरदर्द बने रहते थे। इसका तोड़ निकालने के लिए यह वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सशस्त्र सीमा बल को आशंका है कि चुनाव के समय माहौल खराब करने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी। भारत और नेपाल के बीच कई किलोमीटर तक की सीमा ऐसी है जहां पर बाड़ेबंदी नहीं की गई है। यही वजह रही कि वहां जवानों ने हर आने जाने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सीमा के पास के जिले किशनगंज में भी जवानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने वहाँ से गुजरने वाले हर शख्स का सामान चेक करने के बाद ही उन्हें वहाँ से जाने दिया। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत सशस्त्र सीमा बल के जवान लोगों को समझाते हुए नजर आए। उन्होंने चुनाव के समय लोगों से सावधान रहने को कहा और उन्हें हर समय आंख कान खोले रखने की सलाह दी। हमारे यहाँ इलेक्शन है कि नहीं, तो फिर कहीं न कहीं वो जो है बदमाशी कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। किसका नुकसान होगा? हम सभी का ना, गांव वालों कोई ना कोई फिर उसमें दिक्कत होगा हम लोग सभी को। लोगों ने भी जवानों का साथ देने का पूरा भरोसा दिया। कोई बाहर से कोई आता है या कोई जाता है तो हम लोग खबर देते हैं सर। अगर हम बॉर्डर के बगल में तो हम लोगों का भी सर कर्तव्य है। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से भारत नेपाल सीमा सील है, लेकिन चुनाव के समय ओपन बॉर्डर होने की वजह से अवैध घुसपैठ रोकना और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी दफ्तर के बाहर एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले उस महिला ने अपना धर्म बदलकर निकाह किया था, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर उसने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जान देने की कोशिश की। उस महिला को आग की लपटों में घिरा देख तुरंत वहां मौजूद पुलिस वाले आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस वालों की मुस्तैदी से कुछ ही देर में आग को बुझा लिया गया और महिला को तुरंत पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि खुद को आग लगाने वाली महिला ने कुछ वक्त पहले अपना धर्म बदलकर आशिक रजा नाम के आदमी से निकाह किया था और शादी के बाद उसका पति दुबई चला गया। आरोप है कि पति के जाने के बाद महिला के ससुराल वालों ने उस पर बहुत जुल्म किया। वह चला गया है बाहर, विदेश चला गया है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इसने यह आग लगाई है। इस घटना की वजह से बीजेपी दफ्तर के बाहर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन उस महिला को अस्पताल भेजने के बाद वहां के हालात भी सामान्य हो गए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गोबर से बनी चिप से रेडिएशन कम होने का दावा किया। सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बनी एक चिप लॉन्च की और दावा किया कि इस चिप के इस्तेमाल से मोबाइल का रेडिएशन कम हो सकता है। एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। घर में आएगी तो पूरा घर इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने एक वकील को 2 लाख की पुरानी करेंसी के साथ पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि ये वकील किसी आदमी को ये पुराने नोट देने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वकील का कहना है कि वो अपने बेटे की बीमारी की वजह से ये काम करने के लिए तैयार हुआ था। दिल्ली में 8 साल के एक बच्चे ने लोगों से करीब 2 लाख रुपए जुटा लिए।
इन पैसों से सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले उन छात्रों की CBSE रजिस्ट्रेशन फीस दी जाएगी जो पैसों की कमी से इसे जमा नहीं कर पाते। सबकी सैलरी कम है और किसी की मान लो किचन सर्विस है तो कोई आ ही नहीं रहा अब रेस्टोरेंट्स और उनमें, तो इसलिए अब उनके पास मिल ही बहुत कम पैसे रहे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा IPL के इस पूरे सीजन से बाहर हो गए। उन्हें पसलियों में चोट लग गई थी। ईशांत ने इस सीजन में 7 में सिर्फ एक ही मैच खेला। बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहां सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। एक सड़क को पार करने के समय कुछ लोग बीच में ही फंस गए। इसके बाद वहां सड़क के बीचों बीच खड़े एक ट्रक से रस्सी बांधकर फंसे हुए आदमी तक पहुंचा गया, लेकिन उसे निकालने के समय ही वो एक बार फिर फिसल गया और वहां पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसे बचाने गए दूसरे आदमी ने उसे सहारा दिया, जबकि एक आदमी ट्रक के बीच रस्सी पकड़े खड़ा दिखा। बाद में उसे पानी की तेज धार में बहने से बचा लिया गया। कोरोना वायरस से ठीक होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव प्रचार में उतर आए, लेकिन इस बार खुद महामारी की चपेट में आने के बाद भी उन्होंने मास्क नहीं पहना। करीब 2 हफ्ते बाद उन्होंने फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली की, जहां उन्होंने खुद तो मास्क नहीं पहना, लेकिन वो अपने साथ मास्क के कई पैकेट लेकर स्टेज पर चढ़े और उन्हें लोगों की तरफ फेंकते नजर आए। कोरोना वायरस ने अमेरिका में 2,20,000 लोगों की जान ले ली है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस बीमारी से उठे ही हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्होंने परहेज बरता और न ही रैली में कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम दिखे। डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक उन्हें सुनने पहुंचे, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। उनमें भी कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। रैली में पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश दिखे कि उन्होंने वहां लोगों को चूमने की बात तक कह डाली। उन्होंने ये दावा भी किया कि कोरोना से ठीक होने के बाद वो ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. भाषण के आखिर में वो एक गाने की धुन पर थिरकते भी नजर आए। इससे पहले व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा आते वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ पर सेना ने बड़ा बयान दिया है। सेना के मुताबिक कुपवाड़ा की तरफ सीमा पार से 200 से 250 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सेना के अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना आतंकवादियों की किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए तैयार है। सेना के मुताबिक जो भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। की तारीख में अगर देखा जाए जो इनपुट्स अवेलेबल हैं उसमें तकरीबन 250 से 250 मिलिटेंट जो है वो अभी भी तैयार है परली तरफ से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एटलीस्ट इस इलाके के सामने अगर देखा जाए। और उसमें से कितने जो वो कोशिशें करते हैं और उन सारी कोशिशों को हम किस प्रकार से नाकारा करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगे हुए। भारतीय सेना ने घाटी में पाकिस्तान के हथियारों की तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पिछले 1 हफ्ते में दूसरी बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आने वाले हथियार पकड़े, जिसके लिए सेना ने रात में LOC पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उत्तर कश्मीर के तंगधार इलाके से पाकिस्तान से आया एक बैग जब्त किया, जिसमें 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और 130 राउंड गोलियां थी। इससे पहले 9 अक्टूबर को सेना को उत्तर कश्मीर के केरन सेक्टर से 4 AK-47 और 240 राउंड गोलियां मिली। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे JDU विधायक को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वहां से JDU ने एक बार फिर शशि भूषण हजारी पर दांव खेला, क्योंकि वो 2010 और 2015 में वहां से जीत चुके हैं। लेकिन इस बार टिकट मिलने के बाद जब वो चुनाव प्रचार करने वहां पहुंचे तो उन्हें लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां वोट मांगने पहुंचे JDU उम्मीदवार शशि भूषण हजारी का लोगों ने इतना विरोध किया कि उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस बीच विधायक के साथ आए पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज जनता ने ऐसे तर्क दिए कि उनकी भी बोलती बंद हो गई। इस वीडियो में लोग बेहद गुस्से में नजर आए। वो नारे लगाते हुए प्रत्याशी के पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक वो गांव से बाहर नहीं निकल गए। शशि भूषण हजारी 2010 में बीजेपी और 2015 में JDU के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन माना जा रहा है कि यहां से हैट्रिक मारना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इलाके के लोग कई बार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने CBSE को अगले साल बोर्ड परीक्षा नहीं करवाने के लिए चिट्ठी लिखी।
दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को एक खत लिखा और अगले साल मई से पहले बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाने की अपील की। साथ ही सिलेबस कम करने की भी मांग की गई। दिल्ली में कोरोना की वजह से पिछले 7 महीने से स्कूल बंद हैं। यूपी में बीजेपी ने अमरोहा की नौगामा सादात विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इस सीट पर पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया। राहुल गांधी जल्द बिहार चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे और 23 अक्टूबर को नवादा में उनकी पहली जनसभा हो सकती है। इसके अलावा आरजेडी ने उन्हें तेजस्वी यादव के साथ रैली करने का भी प्रस्ताव दिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बारिश से पुलिस की एक गाड़ी पानी में फंस गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस वालों की मदद की और उन्हें पानी से बाहर निकाला। चीन के चंगशा शहर में एक ऐसी स्मार्ट बस का ट्रायल किया गया जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। वहां प्रशासन को उम्मीद है कि 5G तकनीक से लैस इस बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और वो किफायती भी साबित होगा। चीन के चंगशा शहर से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर दौड़ती उस बस का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया, लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि तकनीक का कमाल है। ड्राइवर आराम से बैठा रहा और बस खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। 6 किलोमीटर के सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना ऐसे दौड़ी जैसे उसे सब नजर आ रहा हो। बस रास्ता भी नहीं भटकी और तो और गोल चक्कर पर आराम से मुड़ भी गई। सामने 2 महिलाएं सड़क पार करती दिखी तो बस ने अपनी रफ्तार भी धीमी कर ली। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल कोश्यारी और सीएम उद्धव में घमासान के बीच कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्यपाल के चिट्ठी लिखने को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि कोरोना से लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण जो धार्मिक स्थल है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन आज बीजेपी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है और कह रही है कि आप लोग हिंदुत्ववादी नहीं हैं, इसलिए मंदिर नहीं खोल रहे हैं। नहीं, ये तो उनका कहना बराबर नहीं है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री हो या हमारा सरकार हो, इन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत सोचकर हर एक स्टेप हमने बहुत सोच के की है कि लोगों को जीवित को कोई धोखा ना हो। आज भी वही सोचते हैं हम कि आखिर लोगों के जीवित को कोई धोखा नहीं होना चाहिए, इसलिए मंदिर खुले नहीं हुए, ठीक टाइम पर खुले होंगे। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर सियासत बीजेपी कर रही है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपके मेन अपोजिशन पार्टी है, शिरडी में प्रदर्शन कर रहे हैं, सिद्धि विनायक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों पर। ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है, ध्येय है, लोगों के जीवित की सोचते नहीं है, उनका सोचना राजकारण है, सिर्फ पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से राज्यपाल का जो लेटर था, राज्यपाल के लेटर में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्ववादी नहीं रहे, वो सेकुलर हो गए हैं, और उस पर सीएम ने रिप्लाई किया। ये चूंकि आप मेन उस अलायंस पार्टनर, ये तो माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कहा है या लिखा है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर में अपनी राज्य घटना है, उसका प्रियम्बल है, उसमें जो मूलभूत तत्व है उसमें सर्वधर्म संभाव है और धर्मनिरपेक्षता है। आप जो मूलभूत तत्व है उस पर आघात माननीय राज्यपाल के ये कहने से हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से सुबह 7:30 बजे से लगातार भारी गोलाबारी हो रही है, जिसका भारतीय फौज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से किरनी सेक्टर में भी फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, ताजा स्थिति क्या है? अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सुबह 7:30 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के किरनी और शाहपुर सेक्टर में हैवी गोलाबारी जो है वो की जा रही है। मोटार शेलिंग भी हो रही है और फायरिंग भी हो रही है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है। फायरिंग दोनों तरफ से अभी भी लगातार चल रही है। चलिए पवन, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बने। लॉकडाउन की वजह से बीते 6 महीने से खाली बैठे मजदूरों को चुनाव प्रचार के लिए की जाने वाली रैलियों से रोजगार मिलना शुरू हो गया और जिसे जहां काम मिला वो वहां मजदूरी में जुट गया। गया से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रैली के खत्म होने के बाद कुछ मजदूर सारे सामान को समेटते नजर आए। कोरोना काल में शुरू हुई चुनावी सभाओं ने बहुत से दैनिक मजदूरों को रोजगार का एक जरिया दे दिया है। चुनावी सभाओं की वजह से ज्यादातर मजदूरों को कुछ न कुछ काम मिलने लगा है। कोई टेंट के काम से जुड़ गया तो कोई साउंड के काम से। सबने अपना घर चलाने का जरिया ढूंढ निकाला। काम चलेगा, घर का कुछ तो चलेगा। 6 महीने से घर में दिक्कत था, अब तो कुछ सुधार हुआ।
अकेला कमाने वाले हैं बस। रैलियों के जरिए रोजगार मिलने की धीमी शुरुआत होने से मजदूरों के चेहरे भी दमक उठे और उनमें धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाने की आस जाग उठी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारी बारिश से विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। हाईवे के बीच बने डिवाइडर से पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आया, जिससे गाड़ियों के अलावा पैदल चलने वाले लोग बेबस नजर आए। इतना ही नहीं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने से हाईवे पर जैम जैसे हालात भी पैदा हो गए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 पर दिए एक बयान के खिलाफ कुछ लोग सड़क पर उतर आए। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा बहाल किया जा सकेगा, जिसके बाद डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चीन का हितैषी बताते हुए उनके विरोध में शहर भर में प्रदर्शन किया। चाइना कमाल नहीं चलेगा, चाइना कमाल नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर कई इलाकों में पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी लोग अपने हाथों में तिरंगा भी थामे नजर आए। नारेबाजी करते हुए उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, उत्तर दीजिए। चाइना के अंदर जितने मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, क्या उसके साथ वही चाइना के साथ अब जाने का प्रयास करना चाहते हैं? LAC पर तनाव के बीच आर्टिकल 370 पर दिए अपने बयान पर फारूक अब्दुल्ला फिर खिड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में आतंकवाद के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला। बिहार चुनाव में एनडीए ने आरजेडी पर आतंकवाद के बहाने हमला किया। राज्य के वैशाली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर जोरदार वार किया और आशंका जताई कि अगर आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई तो राज्य में आतंकवादियों को ठिकाना मिलने लगेगा। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो बिहार मिलेगा। ये बयान जैसे ही आरजेडी नेताओं ने सुना, उन्होंने एनडीए गठबंधन पर पलटवार किया और नित्यानंद राय के बयान को हार के डर से जोड़ दिया। वो आतंकवादी का भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, बिहार की जनता को बेवकूफ समझा है। दिल्ली में नौकरी के फर्जीवाड़े के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर नौकरी देने के नाम पर उनसे पैसे की वसूली करते थे। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने सुबह से 1 हफ्ते की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इन डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने काफी मुश्किल खड़ी हो गई। ऐसे में अगर उन्हें जल्द वेतन नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ आजादी की मांग पर प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने 2011 से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को रिहा करने की भी मांग की और पूरे इलाके में प्रदर्शन किया। कई संगठनों से जुड़े लोग हाथों में बैनर और अपने अपने संगठन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेता बाबा जान समेत उन कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की जो पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं। आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाकर सख्त सजा दे दी गई। हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे, हम सब अंदर जाने के लिए तैयार हैं। करने देने पड़े तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह करने देंगे। एक दूसरे इलाके में भी भारी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जुटे और रैली निकाली। वहां लोगों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि दूर दूर तक वो प्रदर्शनकारी ही नजर आए। इन लोगों में बड़ों से लेकर महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज एमी कॉनी बैरेट की नियुक्ति के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कॉनी के नाम का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले होने वाली इस नियुक्ति का विरोध भी शुरू हो गया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ी तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर एमी कॉनी बैरेट के बहाने सुप्रीम कोर्ट में अपना दखल बढ़ाने का आरोप लगाया और नियुक्ति को चुनावों तक टालने की मांग की। कई लोगों ने तो कोर्ट की इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें वहां से हटाना पड़ा। इस दौरान वहां लोगों का एक गुट जज एमी कॉनी बैरेट के समर्थन में उतर आया। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पुलिस और राहत बचाव टीम ने बाढ़ में डूब रहे एक आदमी को बचाया। तेज बारिश के बाद बाढ़ में फंसे इस आदमी को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में पुलिस और बचाव दल का काफी परेशानी भी हुई, लेकिन आखिरकार बाढ़ में फंसे आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समर्थन देने वाले वकीलों के एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की वजह से नोटिस भेजा गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल निजी कार्यक्रम में किया। असल में 9 अक्टूबर को इमरान की पार्टी की लीगल विंग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इमरान खान ने शिरकत की। ये कार्यक्रम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था, जिसमें सरकारी पैसे के इस्तेमाल का शक है। इसलिए कोर्ट ने पंजाब प्रांत के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेंटर में वो कार्यक्रम हुआ था उसके मालिक को यह बताने का निर्देश दिया कि कार्यक्रम के खर्च का भुगतान किसने किया था। मध्य अमेरिका के सबसे छोटे देश एल साल्वाडोर में एक बार में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गोलीबारी की इस घटना को गैंग वॉर बताया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने घटना वाली जगह को घेर लिया और फटाफट अपनी छानबीन शुरू कर दी। मौके पर फोरेंसिक टीम भी जांच करती दिखी। घटना के बाद पुलिस आसपास रहने वाले लोगों की तलाशी लेती नजर आई। शक के आधार पर उन्होंने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। Dos mecánicos, hay un panadero y las otras 3 personas que están en proceso de identificación. एल सल्वाडोर में हुई इस गोलीबारी के बाद आसपास के कई इलाकों में पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उन इलाकों में गश्त लगाते देखे गए। हथियारों के साथ गलियों में घूमकर वो आरोपियों की तलाश करते नजर आए। लंबे इंतजार के बाद 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमाघर खुल जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से करीब 7 महीनों तक सिनेमाघर बंद रहे, जिन्हें अब कई शर्तों के साथ खोला जा रहा है। और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वहां खास तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। राजधानी के एक सिनेमाघर से सामने आई कुछ तस्वीरों में इसकी झलक साफ नजर आई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए हॉल में मौजूद सीटों के बीच क्रॉस के निशान बना दिए गए, ताकि फिल्म देखने पहुंचे लोगों के बीच दूरी बनी रहे। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट देखिए कि किस तरीके से किया गया है। 50% ऑक्यूपेंसी की बात कही गई थी और ऐसे में एक सीट छोड़कर एक में ही जो लोग यहाँ आएंगे उनको बैठना अलाउड है। एक व्यक्ति सीटों पर केमिकल का छिड़काव भी करता दिखा। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर जाते वक्त जगह जगह सैनिटाइजर और हाथ साफ करने के इंतजाम भी किए गए। जितने तरह से भी सैनिटाइज किया जा सकता है या जो प्रिकॉशन ली जा सकती है, हम वो पूरी तैयारी करके सिनेमा को ओपन करेंगे। हालांकि इतने इंतजामों के बावजूद 6 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा घर में एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आने वाले लोगों के साथ किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इसके लिए खाने पीने की हर एक चीज